पीपल, होप यू ऑल आर डूइंग वेल। आज हम लोग बात करेंगे कि आर्टिकल 12 में जो हम लोगों ने 4 अथॉरिटीज पढ़ी थी डेफिनेशन ऑफ स्टेट, जो कि स्टेट के अंडर आती हैं, उस अथॉरिटी में हम लोग पहली अथॉरिटी के बारे में आज बात करेंगे। सो द गवर्नमेंट एंड पार्लियामेंट ऑफ इंडिया, लोकसभा एंड राज्यसभा। हमें ये तो पता चल गया कि स्टेट की डेफिनेशन में गवर्नमेंट और पार्लियामेंट आता है, ठीक है। लेकिन अब एक सवाल ये उठता है कि क्या जुडिशरी इज अ पार्ट ऑफ अ स्टेट? क्या जुडिशरी स्टेट है? क्या जुडिशरी को हम लोग स्टेट मानेंगे? यानी कि अगर जुडिशरी ने कोई राइट, फंडामेंटल राइट इन्फ्रिंज करी है तो क्या उसके खिलाफ कोर्ट में दोबारा से केस होगा? तो ये सारे सवालों के जवाब हमें इन 3 केसेस में मिलते हैं। सबसे पहले केस है रतिलाल वर्सेस स्टेट ऑफ बॉम्बे। इसमें बॉम्बे हाई कोर्ट ने कहा था द जजमेंट ऑफ द कोर्ट कैन नॉट बी चैलेंज्ड फॉर द वायलेशन ऑफ फंडामेंटल राइट्स। एफआरएस का मतलब है फंडामेंटल राइट्स। तो कहा कि जो कोर्ट का जजमेंट है वो कोई चैलेंज नहीं कर सकता अगर उसकी फंडामेंटल राइट्स का वायलेशन हुआ है। बॉम्बे हाई कोर्ट ने ये बात कही, ठीक है। केसेस के नाम इंपॉर्टेंट है तो याद रखना जरूरी है, ठीक है। देन नरेश श्रीधर एंड अदर्स वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र में कहा गया सुप्रीम कोर्ट हेल्ड दैट फंडामेंटल राइट इज नॉट इन्फ्रिंज्ड बाय द ऑर्डर ऑफ कोर्ट एंड नो रिट कैन बी इशूड टू हाई कोर्ट। इसमें क्या कहा गया कि सुप्रीम कोर्ट रिस्पॉन्सिबल नहीं है किसी भी, मतलब सुप्रीम कोर्ट नहीं फंडामेंटल राइट को इन्फ्रिंज कर सकती है। कहने का मतलब ये है सुप्रीम कोर्ट ने, ये कोई भी कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट ने नहीं इन्फ्रिंज कर सकती है और किसी भी कोर्ट के ऑर्डर से किसी की फंडामेंटल राइट इन्फ्रिंज नहीं हो सकती और कोई रिट इशू नहीं कर सकता इसके खिलाफ, ठीक है। इस केस में ये कहा गया। तो सबसे पहले क्या रतिलाल के केस में क्या कहा गया कि जजमेंट को, किसी भी जजमेंट को हम लोग चैलेंज नहीं कर सकते फॉर द वायलेशन ऑफ फंडामेंटल राइट्स। नरेश श्रीधर के केस में कहा गया कि फंडामेंटल राइट इज नॉट इन्फ्रिंज्ड बाय द ऑर्डर ऑफ द कोर्ट, ठीक है, कि फंडामेंटल राइट इन्फ्रिंज ही नहीं होती ऑर्डर ऑफ कोर्ट से। फिर उसके बाद क्या हुआ, रूपा अशोक हुर्रा वर्सेस अशोक हुर्रा में रीजंस दिए सुप्रीम कोर्ट ने कि क्यों स्टेट नहीं कह सकते हम लोग इसे। केसेस विल नेवर कम टू एन एंड, ठीक है, केसेस कभी खत्म ही नहीं होंगे। और दूसरी चीज अब समझो पहले, केसेस कभी क्यों खत्म नहीं होंगे। मान लो जैसे 2 लोग हैं, प्लेंटिफ और डिफेंडेंट जो होते हैं, 2 लोग हैं मान लो, ठीक है। अब क्या हुआ कि एक केस हारा, उसमें से कोई ना कोई एक तो केस हारेगा ना। अब अगर जुडिशरी इज अ पार्ट ऑफ अ स्टेट, अगर जुडिशरी को हम लोग स्टेट बना दें तो अब क्या होगा, मान के चलो जुडिशरी इज अ पार्ट ऑफ स्टेट, जुडिशरी स्टेट है, ठीक है। अब 2 लोगों के भी आपस में जो भी हुआ केस हुआ है, ठीक है। अब क्या हुआ, एक इंसान केस हार गया, मान लो डिफेंडेंट केस हार गया। अब डिफेंडेंट क्या करेगा कि डिफेंडेंट ने कहा कि भाई मेरे साथ इक्वेलिटी नहीं हुई, मतलब मैं क्यों केस हारा या हारी, और फिर उसके बाद वो दोबारा केस कर देगा उस चीज के ऊपर कि भाई मतलब मुझे क्यों हराया, मैं क्यों हरा, वो क्यों जीत गया, ठीक है, गलती सारी उसकी थी, ऐसी सारी चीजें। तो इस तरीके से अगर चलता रहेगा, फिर उसके बाद पता चला प्लेंटिफ ने दोबारा उस पर केस कर दिया, तो ये सारी चीजें अगर हो रही हैं तो अब ऐसे में तो फिर केसेस कभी खत्म ही नहीं होंगे ना। तो इस वजह से जुडिशरी को पार्ट ऑफ अ स्टेट नहीं कहा जाता है। ये रीजन सुप्रीम कोर्ट ने दिया। दूसरा क्या रीजन था, आर्टिकल 12 डज नॉट मेंशन जुडिशरी। आर्टिकल 12 में कहीं भी जुडिशरी का जिक्र हुआ ही नहीं है। भाई जिसने भी कॉन्स्टिट्यूशन लिखा, कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स, हमारे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने, उन्होंने सोच समझ के बहुत लिखा है ना। अगर हम जुडिशरी को पार्ट ऑफ स्टेट बना देंगे तो इस तरीके से तो लोग आपस में एक दूसरे के ऊपर जब देखो तब केस करते रहेंगे कि भाई मैं केस हारा हूं तो मैं दोबारा से केस करूंगा, ऐसे कैसे जुडिशरी ने मतलब मुझे हरवाया या मुझे सजा दी। तो इस तरीके से तो केसेस कभी भी खत्म ही नहीं होंगे। तो ये रीजन था, सबसे पहले रीजन क्या था कि केसेस विल नेवर कम टू एन एंड, कभी भी केस खत्म नहीं होंगे। और दूसरी चीज, स्टेट की डेफिनेशन में क्यों नहीं है, तो आर्टिकल 12 मेंशन ही नहीं करता जुडिशरी को स्टेट की डेफिनेशन में। कहीं पे भी हमने नहीं पढ़ा अभी तक कि आर्टिकल 12 कहीं से भी मेंशन करता हो। लेकिन इस केस में एक बात और हुई थी, इसे भी ध्यान से सुनिएगा। कहा गया था इस केस में कि जब कोई जुडिशियल डिसीजन होगा तब तो जुडिशरी पार्ट ऑफ स्टेट नहीं है। जब कोई जुडिशियल डिसीजन होगा तब जुडिशरी पार्ट ऑफ स्टेट नहीं है। यानी जैसे मान लो 2 लोगों के आपस में केस हुआ है, ठीक है, मान लो मर्डर के एलिगेशंस लगे हुए हैं और जिसने मर्डर किया था वो ऑब्वियसली केस हार गया है, ठीक है। तो अब क्या हुआ है, यहाँ पे क्या है, ये जुडिशियल डिसीजन है, ठीक है, कि उसको सजा दी जाती है, ठीक है। अब यहाँ पर क्या होगा, इस केस में जुडिशरी पार्ट ऑफ स्टेट नहीं होगा कि जिसके ऊपर एलिगेशंस लगे, जो केस हारा है, अब वो ये नहीं
उठ करके ये नहीं कह सकता कि मैं जुडिशरी के ऊपर दोबारा केस करूंगा, और ऐसे ऐसे वो नहीं कर सकता, ठीक है। तो क्या कहा गया कि जब कोई जुडिशियल डिसीजन होगा तो जुडिशरी पार्ट ऑफ स्टेट नहीं होगी। इतनी बात समझ में आई। लेकिन अगर जुडिशरी कोई एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शन करती है तो जुडिशरी पार्ट ऑफ स्टेट होगी। समझो मेरी बात को कि जब जुडिशियल डिसीजन जुडिशरी लेती है, जब सुप्रीम कोर्ट में बैठ करके बेंच ऑफ जजेस कुछ डिसाइड करते हैं, उन्होंने कोई जुडिशियल डिसीजन दिया है, तो वो पार्ट ऑफ स्टेट नहीं माना जाएगा। इतनी बात समझ में आई। लेकिन अगर कोई एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शन जुडिशरी कर रही है तो उसे पार्ट ऑफ स्टेट माना जाएगा। एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शन में ऐसे समझो कि मान लो कोई पेपर सेट किया गया है, ठीक है, कोई क्वेश्चन पेपर अगर जुडिशरी बना रही है, तो अगर उससे किसी की फंडामेंटल राइट इन्फ्रिंज होती है तो जुडिशरी के खिलाफ इंसान बोल सकता है, जाकर के कोर्ट में जा सकता है, ठीक है। तो क्या देखा हम लोगों ने कि अगर कोई जुडिशियल फंक्शन जुडिशरी कर रही है तो वो स्टेट का पार्ट नहीं है, और अगर एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शन कर रही है तो वो स्टेट का पार्ट है। स्टेट का पार्ट होने का मतलब क्या है कि कोई भी इंसान, एनी पर्सन कैन गो टू द कोर्ट फॉर द वायलेशन ऑफ फंडामेंटल राइट्स, ठीक है। समझ में आया क्या बताया है सबसे पहले वाले इसमें? अथॉरिटी गवर्नमेंट एंड पार्लियामेंट ऑफ इंडिया में सबसे पहले अथॉरिटी हमारी खत्म हो गई। अब अगली वीडियो में हम लोग दूसरी अथॉरिटी के बारे में बात करेंगे। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। अगर कोई प्रॉब्लम है तो प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, और अगर आप लोग इस टॉपिक पे वीडियो देखना चाहते हैं तो वो भी प्लीज मुझे जरूर बताइएगा। थैंक यू सो मच।